नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको इस चैनल पर 2011 से दोस्तों अब तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका जो 7 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी दिन ये पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब CDP के क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हम सब हिस्ट्री, साइंस, फिर उसके बाद आपका मैथ, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कवर करेंगे। सीटेट में दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिए, आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे, क्योंकि जो इसमें खेल होता है सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही होता है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमको मिल जाएगा, हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बस एक ही पर्पज़ होता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, कैसे सीटेट में घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। सीटेट में जो बच्चा तर्क करने में तीव्र होता है, जिसकी तर्क शक्ति तेज होती है, तो वह सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बने होते हैं ना, तर्क आधारित क्वेश्चन होते हैं। आपको सोचना पड़ेगा इसका आंसर क्या हो सकता है। इसलिए आप क्लास को ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पर आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। CDP में टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंटेंट से। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं दोस्तों। करें प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। किसकी बात करें? प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है मासूम और आश्रित। दोस्तों देखिए, ये दोनों शब्द आपका किसी भी ऑप्शन में पूछ ले तो नेगेटिव पॉइंट है। आपको बच्चों को मासूम नहीं समझना है कि बच्चा छोटा है, मासूम है, दया दिखा दें, इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। आश्रित नहीं होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। अब देखिए, इसमें केवल की बात किया गया है। केवल ऐसा एक शब्द है, जिस भी ऑप्शन में आपका केवल रहे वही ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करें, आपको उनको समझना है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। अभी थर्ड तो सही लग रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। क्या बच्चा छोटा बच्चा कमज़ोर होता है, उसे सुरक्षा की ज़रूरत होती है, यह भी ऑप्शन आपका गलत होता है। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम में बच्चे के खिलाफ जितने ऑप्शन होंगे सभी ऑप्शन आपके गलत होंगे। कहने का तात्पर्य इसमें जो सर्वे सर्वा होता है वह आपका बच्चा ही होता है। इसमें आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, टीचर गलत हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वह गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह है बच्चा। तो इसमें जो राइट आंसर हो थर्ड ऑप्शन सही होगा। वह ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला होता है। दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है वह ज्ञानवर्धक होता है, अर्थ को रचना करता है। इस प्रकार से उनमें जो क्षमताएं देखने को मिलती हैं। आप खुद ही सोचिए, जब छोटा बच्चा होता है आपसे इतने सारे क्वेश्चन करेगा, आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका हम क्या जवाब दें। इसलिए उसे आप कोरी पटिया नहीं समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करें छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। किसकी बात करें छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होती है। पहला ऑप्शन है ये छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। क्या दोस्तों ऐसा होता है कि अलगाव करने की बात करें? देखिए, यहाँ पे जहाँ पे तुलना की बात किया जाए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड है ये सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती है, जो अधिक प्रभावी होती है। दोस्तों कब होगी? ऑप्शन सेकंड ही आपका अभी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन हम पूरा देखते हैं। यह सीखने की गतिविधि के दौरान भी और उसके बाद भी होती है प्रभावी। थर्ड है यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं सीख सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। देखिए, ये गलत ऑप्शन होगा। कह रहे हैं इस पे ध्यान केंद्रित होगा कि बच्चा क्या नहीं सीख सकता, तो ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। लास्ट है यह वर्ष के अंत में, देखिए
यह भी आपका गलत हो जाएगा। जो बच्चे का आकलन करना है आपको वर्ष के अंत में नहीं करना है, आपको क्लास चलते हुए करिए। आप खुद ही सोचिए कि आपने पूरे साल मेहनत करके पढ़ाया, एग्ज़ाम आप लेने लगे, वार्षिक परीक्षा, पता चला बच्चा लिखना ही नहीं आ रहा है, शब्द ही नहीं बना पा रहा है, आपको पूरी साल की मेहनत चली जाएगी और बच्चे का पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। अगर आप हफ्ते में डेली आप बच्चे को चेक करते जाएं, जो पढ़ाएं उसके बारे में पूछते जाएं, लिखाते जाएं, तो बच्चा आप समझ देंगे ना कि बच्चा क्या नहीं लिख पा रहे, आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन जब आप लास्ट में एग्ज़ाम के समय पूरा एक साल पढ़ाने के बाद आप बच्चे को चेक करेंगे तो तब आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। राइट जो ऑप्शन है यही कि बच्चा गतिविधि के दौरान सीखता है और उसके बाद भी सीखता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन ए है, करें किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। कब दोस्तों? किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। अगला जो कारण इसका दिया गया है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो यह कह रहे हैं कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से, दोस्तों जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। नहीं दोस्तों, यह सामाजिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। जैविक रूप से इसका निर्धारण नहीं होता है जेंडर और जेंडर भूमिकाओं की। जिसे भी एक र्यूमर बना हुआ होता है गांव में या फिर शहर में ही कि बच्चे जो हैं, लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ में तीव्र होते हैं। क्या ऐसा प्रमाणित किया गया है कहीं कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ में तेज़ होते हैं? ऐसा कहीं प्रमाणित तो मिला नहीं है। फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसलिए यह जैविक रूप से नहीं है। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से नहीं है, मानव के द्वारा बनाया गया, समाज के द्वारा बनाया गया है। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट लेकिन सही है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है। यह भी आपका सही है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ये सही है लेकिन आर इसमें गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्क्रिया का परिणाम है? दोस्तों कह रहे हैं सुनीता जो कि 12 वर्ष के छात्र है, उसके माता पिता जो है एक निपुण गायक हैं और उसको भी, उसके माता पिता सुनीता को भी अपनी आवाज़ को सही करने के लिए और बेहतर गाने के लिए उसे प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं। इस सुनीता की यह क्षमता, अब यहीं से इम्पॉर्टेंट है, सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्क्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है पहला वृद्धि और परिपक्वता का, सेकंड है पोषण और अनुशासन का, थर्ड है अनुवांशिकता और वातावरण का, या फिर लास्ट है लैंगिक पहचान और अनुवांशिकता रचना का। देखिए ये किसका परिणाम है? यह दोस्तों अनुवांशिकता का और वातावरण का। सीधा सीधा यह दिख रहा है दोस्तों कि उसके माता पिता गायक थे, उसकी आवाज़ भी अच्छी है और उसका वातावरण भी वैसा है कि उसके मम्मी पापा गायक हैं और इसीलिए उसको भी प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं। तो ये दोस्तों अनुवांशिकता और वातावरण, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली जगहें विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों किसकी बात करें? सामान्य विकास की बात करें। ऑप्शन फर्स्ट है उत्पत्ति मूलक कारक, सेकंड है मानव जाति कारक, थर्ड है पर्यावरणीय कारक, लास्ट है वंशानुगत कारक। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों पर्यावरणीय कारक है। दोस्तों यह कैसा कारक है? पर्यावरणीय कारक है कि संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें वंशानुगत की बात हो नहीं रही कि वंशानुगत वह होता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है कोई चीज़, यह वंशानुगत होता है। यह पर्यावरण ही इसमें राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया, केवल। आपका केवल जिस भी शब्द मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में मिल जाए, आप उसे तुरंत काट दीजिए, वह आपका सही हो ही नहीं सकता। केवल, सिर्फ, मात्र एक, ये सब आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। अगला ऑप्शन है, करिए विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। यह कैसा शब्द है दोस्तों, हतोत्साहित। हतोत्साहित आपका निगेटिव पॉइंट है। यह सब आपके जिस भी ऑप्शन मिले उसे आप तुरंत काट दीजिए, आपका नहीं सही है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, निगेटिव पूछा जाता, तब तो आपका ये सही हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन निगेटिव तो है नहीं, इसमें तो ऐसा पूछा नहीं गया है क्या नहीं हो सकता, तो ऐसा तो है नहीं। इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, अगर ऐसा कहा जाए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें पूछ रहा है एक शिक्षक को क्या कहना चाहिए। थर्ड है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। अभी तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी हम बढ़ते हैं, देखते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो क्या ऐसा कहना चाहिए जिसमें विवेचना हो, विश्लेषण की आवश्यकता हो, इससे ऐसे सवाल को नहीं पूछना चाहिए, ऐसे सवाल से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण और स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। एक शिक्षिका ऐसा खुद से पूछ रही है दोस्तों। अब देखिए, खुद से पूछना यह भी एक क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चा जब खुद से बातें करता है आप उसे क्या कहेंगे, तो आप समझते रहिए वो आप खुद से पूछ रही है। जैसे आप ही ना, कभी कभी ऐसा होता है खुद से बात करना, अपने से ही पूछते हैं कि यार हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमको ये करना है कि नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही होता है खुद से पूछना। तो ये इसे स्वलीन कहते हैं कि स्वलीन मतलब जो अपने में ही लीन रहे। वह किस प्रकार से छात्रों को बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है, भाषाई बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है, थर्ड है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है, या फिर लास्ट है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसकी बात करें, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण किससे संबंधित है या प्राकृतिक से संबंधित है, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है। आप जानते रहिए ये बुद्धि के प्रकार हैं। यह सब हावर्ड गार्डन ने बुद्धि की परिभाषा बताए थे। उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि को बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हावर्ड गार्डन महोदय ने दिया था। इसको जानते रहिए। उसी में से एक इनकी बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि, जो कि प्राकृतिक संबंधित से हो, जो बच्चा प्राकृतिक में लगाव रखता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं दोस्तों। किसकी बात करें, महारत हासिल की बात करेंगे। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है पहला, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्या ये सही है दोस्तों। थर्ड है, देखिए आंतरिक अप्रेरणा पॉजिटिव है। आंतरिक अप्रेरणा जो होता है, आपको एक बाह्य अप्रेरणा और आंतरिक अप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कुछ सेकंडों में। आंतरिक अप्रेरणा होता है जब बच्चा अंदर से जागृत हो। बाहरी अप्रेरणा होता है जब बच्चा किसी के द्वारा कहा जाए, जैसे अभी आपको कहा जाए आपका खुद से मन है, टीचर बनने की तैयारी करने का मन है, आप खुद से कर रहे हैं। कई लोग होते हैं उनके घर वाले, चलिए बीएड कर लीजिए, कुछ नहीं करें बीएड ही कर लो, टीचर की तैयारी कर लेना। ये होता है बाह्य अप्रेरणा। जब खुद से बच्चा तैयार हो वो होता है आंतरिक अप्रेरणा। लेकिन इन महारत हासिल करने की बात करें, लक्ष्य निर्धारण में छात्रों की अप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं उसको बताना है, किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। ये तो सही है ना, इससे तो पॉजिटिव रहे। यह अक्सर योग्यता और वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है दोस्तों। कह रहे हैं कि ऑप्शन जिसमें सेकंड ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता और वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अप्रेरणा विश्वास को दर्शाता है। थर्ड है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। लास्ट है, यह अक्सर योग्यता
कि वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी पीड़ा को दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अपीड़ा और विश्वास को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामायण के लिए इस छात्र की मदद करने का प्रभावी तरीका क्या होगा? अब देखिए, जो आपके वाइगोत्स्की महोदय थे, इन्होंने सिद्धांत जो अपना दिया था, एक इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था पाड़, और एक सिद्धांत का जेडपीडी का नाम लिया था, एक होता है यमकियो का सिद्धांत लिए थे। यह सब इन सब के बारे में कौन बात किया है? आपके जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बात किया था। अब इसमें जो कह रहे हैं कि पाड़ की बात करें, सीधा सीधा इसमें है कि इसमें जो आपके मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसमें पाड़ की बात करें। बच्चा कोई चीज़ बताना चाह रहा है लेकिन वो फंस रहा है, उसे उसके थोड़ा सा पाड़ दे दे, थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो वो अपने आंसर पे पहुंच जाएगा। ऑप्शन है, देखते हैं पहले इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। करें छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। सेकंड है, छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड है, छात्रों को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। थर्ड है, छात्रों के समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। देखिए, यही है दोस्तों वाइगोत्स्की का कथन। इसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको अगर ऑप्शन न दिया होता है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दें, पाड़ देना। अगर पाड़ देना लिख दे रहे हैं तब भी आपका आंसर वही सही होगा। पाड़ देने का मतलब यही होता है, जो ये लाइन कहा गया है यही होता है कि आवश्यकता अनुसार उसे मार्गदर्शन प्रदान करना। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया था, अगर इसे वैसे पूछा जाता तो आपका इसमें और भी ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ लेव वाइगोत्स्की का कथन पता होना चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ये है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या सही है दोस्तों? जो शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा हो उसे प्रोत्साहित करें। अगला है, ज्ञान उत्पादन एक निष्कर्ष प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। क्या यह सही है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह निष्क्रिय नहीं दोस्तों, ज्ञान उत्पादन एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, प्रोत्साहित प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। यह गलत है दोस्तों। और शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस हो, आपस में चर्चा करें, उसे आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इससे जो है बालक के अंदर कौशल विकास होता है, सीखने की तीव्रता आती है, इन सब का विकास होता है। तो मतलब ए आपका सही है, आर गलत है। ऑप्शन इसमें तो व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, इसमें सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? ऑप्शन है पहला व्यक्तित्व विकास, सेकंड है भावनात्मक विकास, थर्ड है मनोसामाजिक विकास, लास्ट है संज्ञानात्मक विकास। इसमें कह रहे हैं कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? यह सब किस में आएगा? भावनाओं की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, सामाजिक की बात करें, यह सब किस में आएगा? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, भावनात्मक, मनोसामाजिक या फिर संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन इसमें जो कि करेक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या मारे थे? भावनात्मक ही मारे थे। इसमें भावनाओं की बात करें, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं, व्यक्तित्व है, यह सब आपके मनोसामाजिक के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? किसकी बात करें? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है पहला सुविचारित, पहले इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, सुविचारित है, अनुकूलित है, विभेदित है, मानकीकृत है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला ऑप्शन है
पहला और चौथा सही है। सेकंड ऑप्शन है दूसरा तीसरा सही है। थर्ड ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा सही है। लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है। तो देखिए मानकीकृत तो नहीं सही है, मानकीकृत आपका नहीं सही है। बाकी सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित ये आपका सही है। मानकीकृत आपका निगेटिव पॉइंट है, जहाँ भी मिले काट दीजिए, वो आपका सही नहीं हो सकता। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं अभिकथन ए है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। कारण है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित हैं। इसमें जो कि एक मिनट, हाँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है ए और दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है ए और दोनों गलत हैं। ये दोनों गलत हैं दोस्तों, इसमें से कोई नहीं सही है। पहला कह रहे थे स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने परिणामों का आकलन करते हैं। क्या उनको एक क्राइटेरिया में काम करना चाहिए? कह रहे स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों, बच्चों को खोजी बनाना चाहिए, उसे आप भ्रमण विधि कराइए, इन सब के मदद से सिखाइए। ऐसा नहीं उसे आप एक फिक्स एरिया में काम करें, हाँ बस इसी यहीं तक हमको काम करना है, ऐसा नहीं है। यह भी अनुक्रमित और पदानुक्रमित नहीं होता है। ऑप्शन आपका दोनों गलत है और राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं ले बैगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? किसकी बात करें? ले बैगोस्की से दूसरा क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है भाषा विचार को आकार नहीं देती है। थर्ड है सेकंड है भाषा विचार को आकार देती है। थर्ड है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लास्ट है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। यही बात सही है दोस्तों। किसका? बैगोस्की का यही मानना था। पहला जो कह रहे थे भाषा विचार का आकार नहीं देती है, गलत है। भाषा विचार को आकार देती है, यह भी गलत है। स्वतंत्र नहीं होती दोस्तों, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। भाषा और विचार एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? पहला है इसमें कौन सा सुमेलित सही है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, इसका मेल जो किया गया विशिष्ट विषयों के महारत हासिल करना। सेकंड है मानक संदर्भित मूल्यांकन, इसका जो मेल किया गया साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। थर्ड है रचनात्मक मूल्यांकन, इसका जो मेल किया गया यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। लास्ट है योगात्मक मूल्यांकन, इसका जो मेल किया गया इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। इसका जो सही मेल है थर्ड ही सही है, रचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों। एक मिनट थर्ड नहीं सही है दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करते हैं कि छात्र पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, नहीं। इसमें जो सही है सेकंड है मानक संदर्भित मूल्यांकन का मेल जो है साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, यही आपका राइट है। सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? किसकी बात करें? दृष्टिबाधित की बात कर रहे हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। देखिए जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनको आप पे पढ़ाने के लिए ब्रेल लिप का प्रयोग करना चाहिए, ये आप जानते रहिए। ब्रेल लिप वह होते हैं जिसमें शब्द लिखा रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, जिसको टच करके बच्चे समझ जाते हैं क्या लिखा गया है। और इसमें जो क्या बाधा डालेगा पहले आपको हम बता देते हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक साउंड के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे? वह उसके लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है बच्चा सिर्फ देख नहीं पा रहा है, सुन तो पा रहा है ना। यह लीप सही है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्याख्यान प्रस्तुत करना। सेकंड है मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स, ये तो गलत है। अगला है उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, जिसका ब्रेल लिप हमने आपको बताया। इसके बाद है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, स्पर्श करके बच्चा समझ जा रहा है, यह भी तरीका सही है। तो राइट इसमें जो गलत है वह है
मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, आप उसे नोट्स दे दें, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, वह ब्रेल लिप में है ही नहीं, कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? किसकी बात करें? लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए, पहले आप कोहलबर्ग का सिद्धांत समझ लीजिए। जो कोहलबर्ग थे दोस्तों, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक हिंज की कहानी नामक एक कहानी थी, उसी के माध्यम से सिखाए थे। इनका जो सिद्धांत था, सिद्धांत के 3 चरण थे, तीनों चरण के दोस्तों 2-2 उपचरण थे, मिला के 3 चरण हो गए और 6 इनके उपचरण हो गए थे। करें मात्रात्मक शोध कार्यविधि द्वारा। सेकंड है बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं का समालोचनात्मक कहना। इसके बाद खेल के दौरान बच्चे का अवलोकन करना। लास्ट है प्रयोग विधि। तो इन्होंने जो बात किया है, एक मिनट, हाँ, इन्होंने जिसको बात किया है इसमें है नैतिक दुविधा देना। नैतिक दुविधा देना बच्चों के सामने, अनुक्रियाकरण, उनका समालोचनात्मक कहना, समालोचना कहना। देखिए इनकी जो कहानी थी, हिंज की कहानी थी, इन्होंने हिंज के सामने दुविधा रखी। अभी कहानी आपको हम थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में बताते हैं। एक हिंज था, उसकी पत्नी में बीमार थी। उसकी पत्नी एक दवा से ठीक हो सकती थी, जो कि वहाँ के एक डॉक्टर ने, एक वैज्ञानिक ने उसे खोजा था। वह दवा बहुत महंगी थी, क्योंकि वह वैज्ञानिक जो खोजा था पूरा 15 साल की मेहनत, पूरी ज़िंदगी की मेहनत उसमें लगा कर उस दवा को खोजा था। उसने सोचा कि इस दवा को हम बेच कर बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमारी सारी मेहनत इसमें लगी हुई है। अब जो हिंज की पत्नी बीमार थी, उसी दवा से सही हो सकती थी। हिंज उस दवा खरीदने गए, लेकिन वो मना, क्योंकि हिंज के पास पैसा था नहीं, उसने बहुत ज़्यादा पैसा मांगा, हिंज नहीं दे पाया। अब हिंज के पास दुविधा आई कि वह या फिर दवा चुरा ले, अपनी पत्नी को बचा ले, या फिर दवा ना चुराए और उसकी पत्नी मर जाए। उसके सामने दुविधा आई। लास्ट में उन्होंने दवा को चुराया और पुलिस उनको पकड़ के लेके चली गई। ये दोस्तों हिंज की कहानी हो गई। हम जब कोहलबर्ग की बात किए थे तो उसमें आपको थ्योरी क्लास में पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन ये नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, यह सब कोहलबर्ग के शब्द हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खाली जगह अधिगम को ओर ले जाते हैं। रचनावादी की बात करें, खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। तो रचनावादी, अगर हम रचनावादी कोई काम करें तो दोस्तों खोज आधारित होता है। बच्चे को किस ओर ले जाएंगे? खोज आधारित ओर ले जाएंगे, जहाँ बच्चा खोजी बनेगा, खुद से खोज के सीखने का प्रयास करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पठन वैकल्य की बात करें। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, कैसे? पठन वैकल्य से अगर कोई बच्चा सीख रहा है, उसे कैसे आप सिखाएंगे? पहला ऑप्शन है व्यवस्थित ध्यानात्मक परिसर के माध्यम से। सेकंड है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। थर्ड है लंबे और जटिल गद्यांश देकर। लास्ट है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पठन वैकल्य से जो बच्चा जूझ रहा है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है? पहला ऑप्शन है व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। जिन पियाजे यह बताते हैं कि व्यवहार को दंड के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से उसे अनुकूलित करें। इसके बाद है, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों, दंड पुरस्कार आप नहीं दे सकते, दंड आप बच्चों को नहीं मार के पढ़ाएंगे। सेकंड है अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। क्या बात करें? जटिल से बात करें। ये सरल से जटिल होता तो सही था, लेकिन यहाँ पे जटिल से बात करें कि आप बच्चे को जटिल से सरल की तरफ हम सिखाएं, यह गलत हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। यह ऑप्शन भी आपका सही लग रहा है। अगला जो है शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। करें कि जो शिक्षण का बल है वह परिणाम पे होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। यह गलत है दोस्तों। आप बच्चे की सिर्फ परिणाम, कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ परिणाम के लिए पढ़ा रहे हैं कि हम बच्चे को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा रहे हैं, उसे हमको और चीज़ नहीं सिखाना है। ये गलत है दोस्तों। आपको परिणाम पे फोकस करके नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसे
खोजी बनाना है, दैनिक जीवन में जो यूज कर पाए वह चीज़ उसको पढ़ाना है। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसमें 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन है पहला, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। सेकंड ऑप्शन है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांश नोट्स प्रदान करना। लास्ट है, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। और प्रोत्साहित कैसा शब्द है आपका? पॉजिटिव शब्द है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? अभी आपको जब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था ना, बता रहे थे कि वहाँ पे एक सुनीता थी ना जो खुद से ही बात कर रही थी, तो उसे हम क्या बताए थे, यह स्वालीनता है। तो जो बच्चा खुद से ही बात करे तो यही स्वालीनता कहलाता है। इसमें करें स्वालीनता के संदर्भ में जो सही है उसको आपको बताना है। स्वालीनता वाले लोग कम से कम एक विशेष कौशल होता है। क्या सही है? स्वालीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। लास्ट है, स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। देखिए इसमें जो कि राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन आपका सेकंड है। स्वालीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है, ये बीमारी नहीं है दोस्तों। स्वालीनता समय के साथ अभी आप लगभग सभी के साथ ऐसा होता है, एक समय में आता है लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप हर समय वो बीमारी हो जाएगी, ये विकार है। ये सही, एक प्रकार से ये भी सही हो सकता है, स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। अब आप कहेंगे विकार है, इसका हम इलाज कैसे करेंगे? इलाज करने का मतलब दोस्तों ऐसे आप दवा दे के नहीं इलाज करना, इससे आप दूसरे तरीके से भी इसको प्रयास कर सकते हैं सुधारने के लिए। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सही है वो आपका सेकंड है, स्वालीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है। अगर यह नहीं होता तो इसे आप सही कर सकते थे, ये नहीं सही ही है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पियाजे महोदय से है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। क्या समानता है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। सेकंड है। थर्ड है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। लास्ट है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन ए है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों की बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक टीचर होने के नाते आपके क्लास में जिस भी परिवेश से, जिस भी कल्चर से बच्चा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए और अपने आप को उसके साथ समायोजित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप यूपी से टीचर हुए, आप मान लीजिए केबीएस के जरिए आपकी जॉब लग गई दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, नागालैंड में, ऐसी जगह लग गई। अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ की भाषा, अभी जो पश्चिम भाग है नागालैंड, वहाँ की भाषा दूसरी है, और जो दक्षिण की भाग है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब की भाषा दूसरी है। वहाँ पे आप जाएंगे, बच्चे जो वहाँ पे हैं वहाँ की लोकल भाषा बोलेंगे, लेकिन आप तो हिंदी बोलेंगे। क्या आपको बच्चों को सिखा देना चाहिए या फिर खुद को सीखना चाहिए? दोस्तों, बच्चे को जो भाषा बोल रहा है आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगा, ना कि हमको हिंदी आ रहा है बच्चे तुम भी हिंदी पढ़ो। आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जो लोकल लैंग्वेज है आपको उसमें पढ़ाना है। पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड है, शिक्षकों के विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अब देखिए, कह रहे हैं आप दूसरे जगह से गए हैं तो बच्चों से बातचीत से बचना चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो।
आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आर गलत है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, ये सही है, जो कि आर गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिगम की रद्देत में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, पारस्परिक शिक्षण। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो यह पारस्परिक शिक्षण में शामिल है। अगले क्वेश्चन बढ़ते। अभी कितना नहीं है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, अब कितना नहीं है। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और सम को प्रोत्साहित किया जाता है। सेकंड है, भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। क्या ऐसा है दोस्तों? भावनाएं हमको सीखने में कोई योगदान नहीं देती हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं। ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए सही है, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करते हैं। ये जो है आर की। थर्ड ए सही है, आर गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर इसमें थर्ड। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? पहला ऑप्शन है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। थर्ड है, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। सेकंड था। थर्ड है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। या फिर लास्ट है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं, उसमें गुणात्मक का प्रभाव देखने को मिलता है, ना कि मात्रात्मक की बात। अगर आप कहें मात्रा में उनकी सोच भिन्न होती है तो नहीं, निर्भर नहीं होते दोस्तों। तुलना वयस्कों में अधिक ज्ञानी नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इसमें थर्ड है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? किसकी बात करें? विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। जैसे भारत की राजधानी है, क्या है? इसमें विश्लेषणात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। अब देखिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हमसे हम पूछे कि आप बताइए भारत की राजधानी क्या है? आप कहेंगे नई दिल्ली। अगर आपसे हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, भारत की विशेषता बताइए या फिर नई दिल्ली की विशेषता बताइए, तो फिर आपका जवाब अलग होगा। इसलिए जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, 28 है, कुछ 28 करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? अब इसमें कोई एक फिक्स आंसर नहीं बताएगा, लेकिन भारत की राजधानी, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कुल जनसंख्या कितनी है, जो एकदम फिक्स सवाल हैं, ये गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समावेशी कक्षाओं, पहला ऑप्शन है, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। क्या समावेशी की बात यह है? अगला है, में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। थर्ड है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। अगला है, बच्चों के बीच हर तरह के विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ऑप्शन इसमें समावेशी कक्षा का मतलब यही होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी कथन है दोस्तों, कह रहे शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देना चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ये सही है दोस्तों। अगला जो है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ये भी सही है दोस्तों। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही होगा। ए और दोनों सही हैं। ये जो यार की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन CDP के कवर किए, जो कि आपका 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई 2024 में, उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। आपको दोस्तों इस चैनल पे 2011 से लेकर अब तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज हम सब सबसे पहले जो आपका अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ जुलाई में,
उसको हम सब सॉल्व किए हैं। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।